हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? राम राम। मैं जितेंद्र कुमार ऑनलाइन यूट्यूब चैनल डैफोडिल कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट क्लास के अंदर हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़े थे, यानी संविधान का जो भाग 4 है, आर्टिकल 36 से 51 तक हमने चर्चा की थी। आज उसी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चन को देखते हैं। आज जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उन पर कुछ क्वेश्चन बनाए हैं, इसको देखते हैं। तो आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अक्सर इस प्रकार के जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं वो छोटे एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं। तो क्या है हमारा पहला क्वेश्चन कि संविधान के किस भाग में निम्नलिखित तत्वों का नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन इसका ए है भाग 3 के अंदर, ऑप्शन बी है भाग 4 में, ऑप्शन सी है भाग 2 में और ऑप्शन डी है भाग 5 के अंदर। तो हम जानते हैं कि संविधान का जो भाग 3 है ये मूल अधिकारों से संबंधित है। इसमें मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन बी में है भाग 4। तो भाग 4 जो है इसके अंदर नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन सी जो है भाग 2 के अंदर नागरिकता से संबंधित है, ये संविधान का भाग 2 है जो। और ऑप्शन डी है भाग 5 जिसमें संघ सरकार का उल्लेख किया गया है। तो क्वेश्चन 1 जो है इसका सही जो उत्तर होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी संविधान का भाग 4 जो है वो नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन 2 की। संविधान के कौन से अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्व वर्णित है। यानी यहाँ पहले क्वेश्चन में उसने भाग पूछ लिया और दूसरे क्वेश्चन में अनुच्छेद पूछा है कि कौन से अनुच्छेदों के अंदर इन नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो इसका ऑप्शन ए है आर्टिकल 14 से 32, ऑप्शन बी है आर्टिकल 14 से 28, ऑप्शन सी है आर्टिकल 36 से 51 और ऑप्शन डी है आर्टिकल 40 से 48। तो 2 नंबर क्वेश्चन जो है इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी होगा। यानी हमने पढ़ा था कि भाग 4 के अंदर आर्टिकल 36 से लेकर के 51 के मध्य नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो इसका क्वेश्चन 2 जो है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी अनुच्छेद 36 से 51। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। 3 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है। यहां संविधान की पूछ रहा है कि किस देश के संविधान से भारत ने प्रेरित होकर के ये नीति निर्देशक तत्व लिए हैं। ये है हमारा क्वेश्चन 3। तो इसका जो ऑप्शन है ए, ये कहता है रूस, ऑप्शन बी दक्षिणी अफ्रीका, ऑप्शन सी आयरलैंड और ऑप्शन डी अमेरिका। दोस्तों, जब हम नीति निर्देशक तत्व पढ़ रहे थे उस समय शुरू में आपको ये बताया था कि भारत ने आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर के ये नीति निर्देशक तत्व है वो हमारे संविधान में लिए गए हैं। तो क्वेश्चन 3 यही पूछ रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी होगा, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अमेरिका के संविधान से हमने जो मूल अधिकार थे वो लिए थे। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली थी। और रूस की अगर बात करें तो रूस से हमने हमारे जो मूल कर्तव्य हैं वो ग्रहण किए थे। तो क्वेश्चन 3 जो है इसका सही उत्तर सी होगा, यानी आयरलैंड के संविधान से ये ग्रहण किए हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन 4 की। क्वेश्चन 4 में लिखा है कि नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्न में से किस पर निर्भर करता है। क्या है? नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है। तो इसका ऑप्शन ए है सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति की इच्छा पर,
तीसरा ऑप्शन है स्वतंत्र न्यायिक पालिका पर, और ऑप्शन डी है एक सशक्त विपक्ष पर। तो ये जो क्वेश्चन 4 है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। यानी जब हम नीति निर्देशक तत्व पढ़ रहे थे तब मैंने बताया था कि जब संविधान के द्वारा राज्यों को ये नीति निर्देशक तत्व सौंपे गए थे तब ये राज्य पर छोड़ दिया गया था कि जब भी राज्य के पास यानी सरकार के पास संसाधन होंगे तब राज्य इन्हें समय समय पर नागरिकों को देता रहेगा। और यही क्वेश्चन 4 में पूछा गया है कि किस पर निर्भर करता है, यानी कि इसका क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, यानी सरकार के पास जो उपलब्ध संसाधन है उस पर निर्भर करता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी पर्यावरण संरक्षण का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है? क्या है? पर्यावरण संरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका जो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 41, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 42, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 48 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 48 क के अंदर। जब हम नीति निर्देशक तत्व पढ़ रहे थे तब बताया गया था कि जो 48 क जो है इसमें ये प्रावधान किया गया है कि राज्य पर्यावरण का संरक्षण करेगा, वन्य जीव, नदी, झीलों आदि का संरक्षण करेगा। तो क्वेश्चन 5 जो है इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, यानी अनुच्छेद 48 का जिसमें पर्यावरण संरक्षण की बात कही गई है। हमने आर्टिकल 41 पढ़ा था जो जिसमें कहा गया था कि राज्य अपने आर्थिक सामर्थ्य की सीमा में रहते हुए काम देगा, शिक्षा देगा, लोक सहायता करेगा। आर्टिकल 42 में पढ़ा था कि काम की न्याय संगत व मानवोचित दशाएं उपलब्ध कराएगा, महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता देगा। और आर्टिकल 48 के अंदर हमने पढ़ा था कि जो राज्य है ये पशुओं विशेषकर गाय व बछड़े का के वध पर प्रतिबंध लगाएगा, उनका संरक्षण करेगा, उनकी नस्ल सुधार के लिए कार्य करेगा और इसके अलावा कृषि व पशुपालन में सुधार के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी अपनाएगा। तो इस प्रकार से इन आर्टिकलों में ये प्रावधान किए गए थे। क्वेश्चन जो 5 है कि पर्यावरण संरक्षण का प्रावधान किस आर्टिकल में है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी आर्टिकल 48 क। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कौन सा कथन सही है, यानी मौलिक अधिकार एवं राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है इन तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है। यहाँ मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषयों से संबंधित ये क्वेश्चन है 6 नंबर। इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में लिखा है कि वे एक दूसरे के पूरक है। ऑप्शन बी है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व जो है वो परस्पर विरोधी है। सी में लिखा है इन दोनों में कोई अंतर नहीं है और ऑप्शन डी है वे दोनों वाद योग्य है। तो दोस्तों जब मौलिक अधिकार पढ़ाया था तब भी बताया था और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी बताया था कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही थी। आपको पता होगा जो मिनर्वा मिल्स वाद था उस पर सुनवाई की गई थी 1980 की बात है। तब कहा गया था कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के विरोधी नहीं है, पूरक हैं। तो जो क्वेश्चन 6 है इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा कि वे एक दूसरे के क्या है, पूरक है, न कि विरोधी है। ऑप्शन बी में था कि ये एक दूसरे के विरोधी है जो गलत हो जाता है। ऑप्शन सी में था कि इनमें कोई अंतर नहीं है, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन डी में लिखा था ये दोनों वाद योग्य है, जबकि मैंने बताया था कि मौलिक अधिकार वाद योग्य होते हैं जबकि नीति निर्देशक तत्व अवाद योग्य है। तो क्वेश्चन 6 जो है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन संख्या 7 की, तो इसमें लिखा है शराबबंदी संविधान के किस आर्टिकल में निर्देशित है। शराबबंदी संविधान के किस अनुच्छेद में निर्देशित है, यानी शराबबंदी का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है। तो यहाँ से दोस्तों
थोड़ा सा घुमाकर क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि हमने जब आर्टिकल 47 पढ़ा था तो उसमें दो चीजों का प्रावधान किया गया था। एक तो राज्य के प्राथमिक कर्तव्य दिए गए थे, दूसरा ये कहा गया था कि राज्य जो मद्य पदार्थ है, जो नशीले पदार्थ है, उन पर प्रतिबंध लगाएगा। वहीं से क्वेश्चन ये निकल के आया। मद्य पदार्थ यानी नशीले पदार्थ, शराब, गांजा, अफीम, ये नशीले पदार्थों में आते हैं। तो शराब को लेकर जब भी राज्य कोई कानून या नियम बनाता है तो उसका आधार मैंने बताया था कि आर्टिकल 47 रहता है। तो क्वेश्चन 7 में भी यही पूछा गया है कि ये जो शराबबंदी है, इस शराबबंदी का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है, यानी आर्टिकल 47 के अंदर किया गया है। क्योंकि आर्टिकल जो 37 है इसमें तो ये जो नीति निर्देशक तत्व थे इनको अवाध योग्य बताया गया था। आर्टिकल जो 50 है जिसमें कहा गया था कि न्यायपालिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र रखा जाएगा, और आर्टिकल 40 में ये कहा गया था कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन को प्रोत्साहन देगा, यानी पंचायती राज की व्यवस्था करेगा। तो ऑप्शन क्वेश्चन 7 का सही जो ऑप्शन है वो बी है, आर्टिकल 47। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन 8 की। इसमें लिखा है कि निम्न में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? यानी 4 यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं और उनमें से पूछा गया है कि इनमें से कौन सा नीति निर्देशक तत्व नहीं है। नहीं वाला क्वेश्चन है दोस्तों ये। इसका ऑप्शन ए में लिखा है कि मद्य निषेध। हमें पता है कि मद्य निषेध आर्टिकल 47 के तहत नीति निर्देशक तत्व है। ऑप्शन बी में लिखा है समान कार्य हेतु समान वेतन। समान कार्य के लिए समान वेतन की बात आर्टिकल 39 डी करता है, यानी ये भी नीति निर्देशक तत्व है। ऑप्शन सी में लिखा है काम का अधिकार। ये भी एक नीति निर्देशक तत्व है, क्योंकि आर्टिकल 41 में लिखा है कि राज्य काम देगा। और ऑप्शन डी है सूचना का अधिकार, यानी आरटीआई। ये नीति निर्देशक तत्वों में नहीं आता है। तो ऑप्शन क्वेश्चन जो 8 है इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी सूचना का अधिकार। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन संख्या 9 की, कि किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को, यहां ध्यान देना, किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? किससे संबंधित? शिक्षा से संबंधित सुरक्षा प्रदान की गई है। दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों को जब मैं पढ़ा रहा था उस समय बताया था कि आर्टिकल जो 46 है वो इसी बात का प्रावधान है कि राज्य जो है वो SC ST व समाज के जो दुर्लभ वर्ग हैं उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करेगा। और ये क्वेश्चन 9 में पूछा गया है कि कौन सा आर्टिकल है जो निम्न दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करता है या शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान करता है। तो क्वेश्चन जो 9 है इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी आर्टिकल 46। क्योंकि आर्टिकल जो 45 है उसमें तो कहा गया था कि राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करेगा। आर्टिकल 46 जो है इसमें SC ST व निम्न दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। और आर्टिकल 47 जो था वो मैंने पहले बताया भी था, जो नशीले पदार्थों पर रोक लगाता है और राज्य के प्राथमिक कर्तव्य बताए गए हैं। और ऑप्शन डी है आर्टिकल 48, जो कृषि, इसमें कहा गया था कि राज्य कृषि व पशुपालन में सुधार के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी अपनाएगा और जो पशु यानी विशेषकर गाय व बछड़े के वध पर प्रतिबंध लगाएगा और उनका संरक्षण करेगा। इस प्रकार से आर्टिकल 48 में प्रावधान किया गया था। तो क्वेश्चन 9 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है, यानी आर्टिकल 46। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन 10 की। क्वेश्चन 10 में लिखा है कि भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात किस आर्टिकल में लिखी गई है? यानी समान नागरिक संहिता, कॉमन सिविल कोड की बात किस आर्टिकल में की गई है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी आर्टिकल 44 में की गई है। आर्टिकल 44 के अंदर समान नागरिक संहिता की बात की गई है। इसका ऑप्शन ए जो है वो है आर्टिकल 40,
जो राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। और इसका जो सी ऑप्शन है वो है अनुच्छेद 45, जो राज्य 6 से कम वर्ष के बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करने का इसमें प्रावधान है। और 48 ए में ये लिखा गया है कि राज्य है वो पर्यावरण का संरक्षण करेगा, वन्य जीवों, नदी, झीलों आदि का संरक्षण करेगा। तो जब हम क्वेश्चन 10 के ये जो ऑप्शन देखते हैं तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो इसका सही उत्तर होगा, यानी आर्टिकल 44 है वो समान नागरिक संहिता से संबंधित है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ तो दोस्तों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 11 की। 11 में लिखा है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है, यानी ऐसा कौन सा मुख्य कारण था जिसके लिए इन नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में शामिल किया गया है। तो मैंने बताया था इसका मुख्य उद्देश्य एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में लिखा है धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। ऑप्शन बी है कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। ऑप्शन सी है सरकार के स्वेच्छाचारी आचरण को रोकने के लिए। और ऑप्शन डी है सरकार को विकास में आवश्यक अवसर प्रदान करने के लिए। तो नीति निर्देशक तत्वों को किस मुख्य कारण से शामिल किया गया है, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, यानी एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए इन नीति निर्देशक तत्वों को राज्यों को सौंपे गए थे। क्वेश्चन 11 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है, यानी एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 50 किस से संबंधित है, यानी यहाँ पर बात आर्टिकल 50 की जा रही है कि आर्टिकल 50 जो है वो किस से संबंधित है। ऑप्शन ए है कार्यपालिका व न्यायपालिका को अलग किया गया है। ऑप्शन बी है अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा। ऑप्शन सी है पर्यावरण संरक्षण और ऑप्शन डी है अनिवार्य शिक्षा। तो दोस्तों ये जो ऑप्शन ए है कार्यपालिका व न्यायपालिका को अलग करता है आर्टिकल 50, यानी आर्टिकल 50 में ये कहा गया है कि राज्य इस प्रकार की एक व्यवस्था करेगा जिससे न्यायपालिका को कार्यपालिका से स्वतंत्र रखा जा सके। इसलिए क्वेश्चन दोबारा है, इसका सही जवाब ये ऑप्शन ए ही होगा, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अगर हम बात करें तो इसका उल्लेख आर्टिकल 51 के अंदर किया गया था। पर्यावरण संरक्षण की अगर हम बात करें तो इसका उल्लेख आर्टिकल 48 ए में किया गया था और अनिवार्य शिक्षा का 45 आर्टिकल के अंदर इसका उल्लेख किया गया था। क्वेश्चन 12 का सही उत्तर है कार्यपालिका व न्यायपालिका को अलग करना या न्यायपालिका को कार्यपालिका से स्वतंत्र करना, यह आर्टिकल 50 में प्रावधान किया गया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों का गठन करने का निर्देश देता है, यानी ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो राज्यों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में लिखा है आर्टिकल 12, ऑप्शन बी में लिखा है आर्टिकल 40, ऑप्शन सी में लिखा है आर्टिकल 48 और ऑप्शन डी में है आर्टिकल 51। दोस्तों आर्टिकल 32, 40, 48 और 51 हमें पता है कि आर्टिकल 40 जो है वो राज्यों को ग्राम पंचायतों के गठन या पंचायती राज की व्यवस्था करने का निर्देश देता है। आर्टिकल 48 जो जिसमें कहा गया था कि राज्य कृषि व पशुपालन में सुधार करने के लिए नई तकनीक अपनाएगा। आर्टिकल 51 के अंदर अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की बात की गई है। अब बात करते हैं क्वेश्चन 14 की। 14 में लिखा है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किस में किया गया है। दोस्तों मैंने बताया था कि आर्टिकल 39 ए जो है इसमें समान न्याय व विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है। तो इसका ऑप्शन
देखते हैं ऑप्शन ए में लिखा है आर्टिकल 39। इसमें 6 बातों का प्रावधान किया गया था। आर्टिकल 40 जिसमें कहा गया था कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। ऑप्शन सी है आर्टिकल 44 जो समान नागरिक संहिता की बात करता है। और ऑप्शन डी है आर्टिकल 39 ए। यानी इसका जो क्वेश्चन 14 है इसका सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, आर्टिकल 39 ए। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि राज्य लोगों को समान न्याय दिलाएगा और साथ ही साथ निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा। तो क्वेश्चन 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी आर्टिकल 39 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन संख्या 15 की। इसमें कहा गया है कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस आर्टिकल में वर्णित है। यानी एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा हमने नीति निर्देशक तत्वों में पढ़ा था कि जो आर्टिकल 38 है इसमें कहा गया है कि राज्य इस प्रकार की व्यवस्था करेगा जिससे तीनों प्रकार के न्यायों की प्राप्ति हो सके, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की। इस अर्थात एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सके। तो ये कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है इसका वर्णन है जो आर्टिकल 38 के अंदर किया गया है। यानी क्वेश्चन जो 15 है इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, आर्टिकल 38। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 16 की। इसमें लिखा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या शामिल है जो मूल अधिकारों में नहीं है। यानी जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से ऐसा कौन सा एक तत्व है जो मूल अधिकारों में शामिल नहीं है और नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अस्पृश्यता का अंत करना। हमें पता है ये मूल अधिकारों के अंदर शामिल है। आर्टिकल जो 17 था वो अस्पृश्यता का अंत कर रहा था। ऑप्शन बी आने जाने की स्वतंत्रता, ये भी हमारा क्या था, मूल अधिकार था। ऑप्शन सी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन करना, ये आर्टिकल 43 जो नीति निर्देशक तत्वों के अंदर आता है। आर्टिकल 43 में लिखा गया है कि कुटीर उद्योगों का राज्य क्या करेगा, प्रोत्साहन करेगा, छोटे छोटे उद्योगों का विकास करेगा। और ऑप्शन डी है धर्म की स्वतंत्रता जो मूल अधिकारों में शामिल है। तो ये जो 4 ऑप्शन दिए इनमें से सी जो ऑप्शन है कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन करना, ये नीति निर्देशक तत्व में आते हैं और बाकी सब मूल अधिकारों के अंदर आते हैं। तो क्वेश्चन 16 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी होगा, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना, उनका विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, क्वेश्चन संख्या 17 की। इसमें लिखा है कि नीति निर्देशक तत्वों का विशेष महत्व किसके लिए। यानी ये जो नीति निर्देशक तत्व है इनका विशेष महत्व किसके लिए है, राज्य के लिए है, संघ सरकार के लिए है, समाज के लिए है या नागरिकों के लिए। तो ये जो नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं इनका सबसे विशेष महत्व, सबसे ज्यादा इसका जो महत्व है वो राज्य के लिए है। क्वेश्चन 17 जो है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी राज्य के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण होते हैं नीति निर्देशक तत्व। बात करते हैं हम क्वेश्चन 18 की। इसमें लिखा है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें बताया गया कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन ए में लिखा है कि आर्टिकल 40 आगे लिखा है ग्राम पंचायतों का गठन करता है। ऑप्शन बी में है आर्टिकल 44, इसमें लिखा गया है कि समान नागरिक संहिता की बात करता है। ऑप्शन सी है आर्टिकल 41 जो कृषि एवं पशुपालन के का संगठन की बात करता है। और ऑप्शन डी है आर्टिकल 39 ए जो समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सलाह की बात करता है। तो दोस्तों हमने जब आर्टिकल 40 पढ़ा था तो कहा था कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। इसका मतलब ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी देखते हैं। इसमें लिखा है कि आर्टिकल 44 जो है वो समान नागरिक संहिता की बात करता है। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं ऑप्शन सी की, आर्टिकल 41 की, यानी कृषि एवं पशुपालन का गठन करेगा, संगठन करेगा। दोस्तों यहाँ पर आर्टिकल जो 41 में ये बात कही गई है ये गलत है, क्योंकि आर्टिकल 41 राज्य में प्रावधान है कि राज्य लोगों को काम देगा, शिक्षा देगा और लोक सहायता करेगा। जबकि ये जो कृषि और पशुपालन की बात है ये आर्टिकल 48 के अंदर है।
और ऑप्शन डी है आर्टिकल 39 है जो समान न्याय और निःशुल्क कानूनी विधिक सहायता की बात करता है, तो ये भी ऑप्शन डी भी सही है। इसका मतलब गलत कौन सा है? ऑप्शन सी जो है वो गलत है। क्वेश्चन जो 18 है इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 19वां जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि नीति निर्देशक तत्व है। दोस्तों इसमें एक कथन लिखा गया है कि नीति निर्देशक तत्व उस चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। ये कथन किसका है? यानी एक कथन दिया गया है क्वेश्चन 19 के अंदर कि नीति निर्देशक तत्व जो है वो एक चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। ये बात किसने कही थी? तो ऑप्शन ए में लिखा है महात्मा गांधी जी ने, ऑप्शन बी लिखा है श्री नसीरुद्दीन ने, और ऑप्शन सी लिखा है केटी साहब ने, और ऑप्शन डी लिखा है के सी वहिया ने। तो जब आलोचना बता रहा था मैं नीति निर्देशक तत्वों की, तब बताया था कि ये जो केटी साहब है इन्होंने कहा था कि नीति निर्देशक तत्व एक चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। तो क्वेश्चन जो 19 है इसमें ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर होगा, क्योंकि बी जो ऑप्शन है नसीरुद्दीन, इन्होंने तो कहा था कि नीति निर्देशक तत्व नव वर्ष के प्रथम दिन किए गए संकल्पों की तरह है। ऑप्शन डी था केसी वहियर ने कहा था कि नीति निर्देशक जो तत्व है ये लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का एक घोषणा पत्र है। तो क्वेश्चन 19 जो है इसका सही उत्तर सी हो, ऑप्शन सी होगा। केटी साहब ने ये बात कही थी। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन संख्या 20 की। इसमें लिखा है कि किस नीति निर्देशक तत्व को प्राय गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? क्या बताया गया है कि किस नीति निर्देशक तत्व को प्राय गांधीवादी सिद्धांत कहा गया? और 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में लिखा है कि श्रमिकों व बच्चों का संरक्षण करेगा। ऑप्शन बी में है पुरुषों व महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है। ऑप्शन सी है वो स्वशासन के प्रभावी एकलों को के रूप में ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। और ऑप्शन डी है कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना। तो ये जो ऑप्शन सी है यानी स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायतों का गठन करेगा, ये गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों गांधी जी जो थे उनका जो ग्राम स्वराज सिद्धांत था, अवधारणा थी, उसी पर हमारा ग्राम पंचायत त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था है ये है। इसलिए ये जो स्वशासन की बात करते थे, ग्राम पंचायतों की बात करते थे, ये गांधी जी करते थे। तो जो क्वेश्चन 20 है इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी है। ये थे दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित क्वेश्चन।